तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे प्यारे चैनल आत्मन स्टडी विद धीरज में। आज का वीडियो प्रीवियस केमिस्ट्री के वीडियो से काफ़ी हटके होने वाला है, क्योंकि इतने लंबे अरसे से हमने न जाने कितने ही केमिस्ट्री की इक्वेशंस, रिएक्शन, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मूलेज वगैरह देख लिए हैं। पर अब जो हमारे सामने चैप्टर्स आने वाले हैं वो कम्प्लीटली थियोरेटिकल बेसिस के ऊपर है। थियोरेटिकल बेसिस के ऊपर बोलो तो पीरियोडिक टेबल के ऊपर, जिसके ऊपर पूरी केमिस्ट्री डिपेंड करती है, उसी के ऊपर इनिशियल यानी कि आने वाले कुछ चैप्टर्स है, फर्दर चैप्टर्स कह सकते हैं। ये चैप्टर्स हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं मेंस और एडवांस एंड इवन बोर्ड एग्जाम्स, इवन क्लास 11 टेस्ट के अंदर, टेस्ट यानी कि फाइनल एग्जाम्स के अंदर। ओके, मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूँ शायद। नहीं भी जानता तो नीचे कमेंट बॉक्स में आ जाओ, जान पहचान हो जाएगी। एंड उसी के बाद मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो। कमेंट बॉक्स में जितने कमेंट कर सकते हो उतने कर दो। सब्सक्राइब लाइक मत करो, कोई बात नहीं, बट जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, ताकि पता चले कि भाई 2 से 3 घंटे के जो वीडियोज़ होते हैं उससे भी अच्छी चीज़ एक 15 और 10 मिनट के अंदर मिल रही है, तो उसको क्यों नहीं लेना। चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इसको इसकी इंट्रो लाइन से। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिफर इन मैनी रेस्पेक्ट्स फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। यह हमें ये बताना चाहता है कि जो एल्कली मेटल्स का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि लिथियम और एल्कलीन अर्थ मेटल्स का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि बेरिलियम उनके ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से काफ़ी ज़्यादा अलग है। बेशक वो अलग हैं और उनके बारे में हम लोग आगे जाके बहुत सारी डिटेल्स देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो एस के इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी जगह पे एल्कली वर्ड यूज़ होने वाला है, तो मैं बता दूँ। एल्कली का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेसिस। ओके, हो सके तो लिख दो, नहीं हो सके तो मत लिखो, सिर्फ याद तो रहने वाला है। ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन इंटेंसिटी। और देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 2 ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है। ग्रुप 1 का होता है NS1 एंड ग्रुप 2 का होता है NS2। ओके, जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर ये कुछ फर्दर इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इसको ये याद करने का फॉर्मेट तो पता ही होगा, लीना ने करी रब से फरियाद, है ना, बस वही है। और इनको हम लोग कलेक्टिवली एल्कली मेटल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि दे फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विथ वाटर विच आर स्ट्रांगली एल्कलाइन इन नेचर। The elements of group 2 include beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं, एक्सपेक्ट बेरिलियम आर नोन एज alkaline earth metals. These are so called because their oxides and hydroxides are alkaline in nature, and these metal oxides are found in the earth crust. ओके, सो विंटर लाइन के लिए इतने टॉपिक्स काफ़ी हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लो कि अगर मैं रेयरेस्ट की बात करूं कि उनकी जो एबुडेंट है वो कैसी है, तो इसके अंदर हमारे पास सोडियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा के अंदर है। उसके बाद लिथियम, रुबिडियम, सीजियम आता है, और सबसे ज़्यादा रेयर आता है फ्रेंशियम। फ्रेंशियम बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है, एंड उसी के साथ साथ उसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो सिर्फ 21 मिनट्स का, यानी कि उसके बाद वो डिके होना चालू हो जाता है। तो भाई बनाने का मतलब ही क्या रहा। और इसके बाद बेरिलियम इज़ रेयर एंड रेडियम इज़ द रेयरेस्ट ऑफ ऑल, कंप्राइजिंग ओनली 10 to the power ऑफ -10% ऑफ इग्निशियस रॉक। यानी कि सोच लो, रेयरेस्ट है हमारा रेडियम। हाँ, वही जो ट्रक की पट्टी पे चिपका देते हैं वही रेडियम, वो बहुत ज़्यादा रेयर है। चलो निकाल के लेके आते हैं ट्रक की पट्टी से। आगे चलते हुए हमें ये दिखता है कि एक डायगोनल सिमिलरिटी होती है डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर, जैसे कि लिथियम शोज सिमिलरिटी टू मैग्नीशियम एंड बेरिलियम टू एल्यूमिनियम इन मैनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। ऐसे की सिचुएशन के अंदर हम लोग इन्हें डायगोनल सिमिलरिटीज़ कहते हैं, या फिर डायगोनल रिलेशनशिप इन द पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ये डायगोनल रिलेशनशिप, इसकी वजह क्या है? देखो, इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वजह ये है, एक तो आयोनिक साइजेस सेम हो जाती हैं, या फिर अलग हो कोई स्पेशल कंडीशंस के ऊपर, या फिर उनके चार्ज, रेडियस का रेशो, एलिमेंट्स, मोनोवेलेंट सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, मतलब
किसी भी चीज़ की वजह से अगर इन 2-3 चीज़ों की वजह से उनके सेम हो जाती है तो फिर वो डायगोनल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें रेफर ऑलरेडी करा हुआ है कि लिथियम और मैग्नीशियम, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मच सिमिलर होंगी। ओके, आगे जाके हम लोग ग्रुप 1 एलिमेंट्स को और भी ज़्यादा खोखला करने वाले हैं, उनकी सारी जानकारी लेने के लिए डिटेल्स में जाने वाले हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये NS1 होता है। उसी के साथ साथ ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। दे रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन्स टू गिव मोनोवेलेंट M+ आयंस एंड हेंस दे आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर। देखो, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है वो उतनी जल्दी उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देता है और वो पर प्लस चार्ज बना के एक मतलब कभी भी उसके फ्री चार्ज में नहीं रह पाता, फ्री स्टेट के अंदर नहीं रह पाता बेचारा। एटॉमिक और आयोनिक रेडियस। ओके, द एल्कली मेटल्स एटम्स हैव द लार्जेस्ट साइजेस इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, increase in atomic number, the atoms become larger. The monovalent ion M+ are smaller than the parent atom. The atomic and ionic radii of alkali metals increases on moving down the group. Okay, as you will move down the group, the atomic and ionic radii of alkali metals increases. यानी कि जैसे जैसे नीचे जाते रहोगे उनका रेडियस बड़ा होता रहेगा. They increases in size while going from lithium to cesium. वी आर नॉट कंसिडरिंग फ्रेंशियम बिकॉज कि वो बंदा कितना टिकता है, 20 मिनट के लिए तो आता है वो, उसका मतलब सेंस ही क्या है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वी कंसिडर द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्कली मेटल्स। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स आर कंसिडरेबली लो एंड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। देखो, इनकी वैसे ही बहुत कम होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बट जैसे जैसे हम लोग ग्रुप के साथ नीचे जाते हैं इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और भी ज़्यादा कम होती रहती है लिथियम से सीजियम तक। दिस इज़ बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज आउटवेट्स द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी वेल स्क्रीम्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस चार्ज। ओके, इसके कहने का कोई मतलब नहीं है। तो ये पैराग्राफ हमें बस इतना कहना चाहता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज होती है, और उसकी वजह क्या है कि उनके आउटवेट्स यानी कि उनकी जो साइजेस हैं वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एंड ऑब्वियस बात है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वेरी वेल स्क्रीम्ड, यानी कि जैसे अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वो एलिमेंट उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और भी ज़्यादा ताकत से खींचेगा, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। दैट्स द लॉजिक। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोजन एंथैल्पी के ऊपर। देखो, इसके अंदर कुछ ऐसा होता है, हम लोग दो केस ले लेते हैं। पहला फर्स्ट केस के अंदर लिथियम को ले लेते हैं, जो कि काफ़ी छोटा एलिमेंट है अगर कंपेयर करें उसके ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से। तो क्या होता है कि ये एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ये इसको बहुत सारी साइड से कवर कर लेते हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। बट वहीं अगर मैं एक दूसरे एटम की बात करूं जिसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा है तो उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। एंड इसी वजह से हमारा ये लॉजिक आता है कि द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ alkali metal ions decreases with the increasing in ionic sizes. Ionic sizes कैसे इंक्रीज होती हैं? डाउन टू द ग्रुप वो डिक्रीज होती है, यानी कि अप टू द ग्रुप वो इंक्रीज होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा आयोनिक साइजेस। तो हम लोग जानते हैं कि आयोनिक साइजेस डोंट कंपेयर इट विद आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे इनके आयोनिक रेडियसेस की बात हो रही है, यानी कि उनके साइज़ की। हम लोग जानते हैं कि उनका जो साइज़ है एल्कली मेटल्स का वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। इसका मतलब है कि उनकी जो हाइड्रोजन एंथैल्पी है वो अप टू द ग्रुप इंक्रीज होगी और डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज होगी। उसके हिसाब से लिथियम हैज़ द मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। फॉर दिस रीज़न लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड। अब आ जाते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ऑल द एल्कली मेटल्स आर
सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स। हम लोग जानते हैं कि पोटेशियम और सोडियम को हम लोग इवन नाइफ से कट कर सकते हैं, तो सॉफ्ट तो वो बहुत ज़्यादा है। उसी के बाद the melting and boiling points of all the alkali metals are low, indicating weak metallic bonding due to the presence of only a single valence electron in them. The alkali metals and their salts impart characteristic color to an oxidizing flame. देखो अपने प्रैक्टिकल्स के अंदर ये चीज़ देखी होगी कि जब हम लोग एल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स के ऊपर उन्हें हीटअप करते हैं प्लेटिनम वायर के थ्रू, तो उनकी हीट चेंजेस मतलब कि उनके कलर चेंजेस होते हैं। जैसे कि लिथियम जो है उसका कलर क्रिम्सन रेड आता है, सोडियम का येलो, पोटेशियम का वॉयलेंट, रुबीडियम का रेड वॉयलेंट एंड सीशियम का ब्लू। ओके, अब ये होता किस लिए? ये होता है इसकी एक ईजी सा कॉन्सेप्ट, ईजी सा लॉजिक है कि दिस इज़ बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्सिस्ट्स द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू अ हायर एनर्जी लेवल। When the excited electrons come back to the ground state, there is an emission of radiation in the visible region of the spectrum as given below. यानी कि एक हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग इस पूरे एटम को हीटअप करते हैं तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल्स पर चला जाता है, और फिर जब ये लोअर एनर्जी लेवल यानी कि जो इसकी स्टेबल स्टेट के अंदर जब ये आता है तो यहाँ से कुछ रेडिएशन निकलता है, और वही रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट हमें दिखता है। ओके, सो ये एटॉमिक या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कली मेटल्स की कंप्लीट टेबल है। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट ऑब्वियसली इसको कौन ही पढ़ता है। अब देखो, यही रेडिएशन को रिलीज करने की वजह से मेक सीशियम एंड पोटेशियम यूजफुल एज इलेक्ट्रॉन्स इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। मालूम है ना फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स का क्या मतलब होता है कि लाइट को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। हाँ, देख लो कैलकुलेटर के अंदर एक छोटा सा सोलर सेल होगा, बस वही। अब आ जाते हैं, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इतनी थी, अब आ जाते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहला आता है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर। इसमें क्या बात है? इसमें यह है कि द एल्कली मेटल्स tarnish in dry air due to the formation of their oxide which turns react with the moisture to form hydroxide। ऑब्वियसली बात है कि हमने देखा कि वाटर के साथ बहुत इजीली रिएक्ट कर लेते हैं। Now they burn vigorously in oxygen forming oxides, lithium form monoxide, sodium form peroxide and other metals form superoxides। ओके, सुपरऑक्साइड्स की ऑक्सीडाइजेशन नंबर सबसे ज़्यादा होने की वजह से उनकी ऑक्सीडाइजेशन पावर भी ज़्यादा होती है। उनका ऑक्सीडाइजेशन नंबर होता है -12, यानी कि -1/2। The superoxide O2- ion is stable only in the presence of large cations such as potassium, rubidium and cesium। अब देखो, जो लिथियम है वो सिर्फ ऑक्साइड्स फॉर्म कर सकता है। उसके बाद जो हमारा सोडियम है वो पर ऑक्साइड, और यहाँ पे M की जगह पे बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीशियम, जो कि सुपर ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब इसके अंदर क्या है? अब यहाँ पे टॉपिक आ ही जाता है कि लिथियम जो है उसके दूसरे परिवार के लोगों से काफ़ी हटके निकलता है। लिथियम शोज एक्सप्रेशनल बिहेवियर इन द रिएक्टिंग डायरेक्टली विद नाइट्रोजन एयर टू फॉर्म द नाइट्राइड। देखो वो क्या करता है कि जनरली अगर कोई एल्कली मेटल्स एयर के कांटेक्ट में होगा तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, बट लिथियम जो है ऑक्सीजन को ना पसंद करते हुए नाइट्रोजन के साथ चला जाता है और बना देता है लिथियम नाइट्रेट। हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स एयर एंड वाटर, अल्कली मेटल्स आर नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन ऑयल, जैसा कि मैंने पहले बोला। तो चलो चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, कैटेगरी कह सकते हैं, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर। वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना दे? हाइड्रोक्साइड और डाईहाइड्रोजन। ओके, जो कि यहाँ पे दिख ही रहा है, एल्कली मेटल्स अलग हो जाता है और ये बना देता है हाइड्रोक्साइड और डाईहाइड्रोजन। अब इसके अंदर एक फैक्ट आता है कि सोडियम विच हैज़ द लीस्ट नेगेटिव वैल्यू अमॉन्ग द एल्कली मेटल्स, small size and very high hydration energy, other metals of the group react explosively with water. They also react with proton donors such as alcohol, gaseous ammonia and alkanes। अब आ जाता है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्राइड्स बनाते हैं।
और ये जो हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करते हैं, ये 673 केल्विन के ऊपर करते हैं, पर लिथियम को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, वो है 1073 केल्विन टू फॉर्म हाइड्राइड्स. All the alkali metal hydrides are ionic solids with high melting points. जितने भी alkali metal के hydrides हैं उनका ionic solids और melting point काफ़ी ज़्यादा है. Reactivity towards halogens. The alkali metals are readily react vigorously with halogens to form ionic halides. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये कितने उतावले होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने के लिए. However, lithium halides are somewhat covalent. It is because of the high polarization capability of lithium ion. Lithium ion की सबसे ज़्यादा polarization capability होती है in the whole family. The dissociation of electron cloud of the anion by the cation is called polarization. The lithium ion is very small inside and has high tendency to distort electron cloud around the negative halide. देखो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, दूसरे बड़े एटम्स के न्यूक्लियर क्लाउड को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है. अब आते हैं हम लोग रिड्यूसिंग नेचर के ऊपर. द एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, लिथियम बीइंग द मोस्ट एंड द सोडियम द लीस्ट पावरफुल. द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल विच मेजर्स द रिड्यूसिंग पावर रिप्रेजेंट द ओवरऑल चेंज. जिस टेबल को रिडॉक्स रिएक्शन के लास्ट वाले पेज के ऊपर देख सकते हो. देखो, जब एक एल्कली मेटल सॉलिड से गैस के अंदर होता है तो हम उसे सब्लिमेशन इंथैल्पी कहते हैं. जब वो गैस से गैस के साथ रिएक्ट होता है बट वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है तो हम उसे आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं. वहीं अगर वही आयन अगर वाटर के साथ रिएक्ट करके एक आयन फॉर्म करता है तो एक्वेशियस फॉर्म के अंदर, तो हम उसे हाइड्रेशन इंथैल्पी कहते हैं. विद द स्मॉल साइजेस ऑफ इट्स आयन, लिथियम हैज़ द हाइएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी विच अकाउंट्स फॉर इट्स हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल. एंड ओके, इसके बाद आ जाता है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. द एल्कली मेटल्स डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू सॉल्यूशंस विच आर कंडक्टिव इन नेचर. विच आर कंडक्टिव इन नेचर, हर एक लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे फैक्ट को रखती है. देखो, इससे क्या होता है कि एक तो ब्लू कलर फॉर्म होता है, उसी के साथ साथ ये कंडक्टिंग होते हैं और तो और पैरामैग्नेटिक होते हैं. पैरामैग्नेटिक इसलिए क्योंकि अब देखो, ये जो है ये पैरामैग्नेटिक होते हैं. द एमोनाइटेड इलेक्ट्रॉन्स विच ऑब्जर्व्स एनर्जी इन द विजिबल रीजन ऑफ द लाइट. वो इलेक्ट्रॉन जो विजिबल रीजन के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उसे हम लोग पैरामैग्नेटिक कहते हैं. Okay, thus impulses blue color to the solution and the solutions are paramagnetic and standing slowly liberated hydrogen resulting in the formation of amide. लेकिन where AM denotes the solution in ammonia. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गैस के लिए G, सॉलिड्स के लिए S, लिक्विड के लिए L, एक्वेशियस सॉल्यूशंस के लिए AQ, एक्वेशियस सॉल्यूशंस के लिए AQ एंड वैसे ही अमोनियाटिक सॉल्यूशंस के लिए AM. ओके, अब काफ़ी टाइम के बाद क्या होता है, इन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन द ब्लू कलर चेंजेस टू ब्राउन कलर एंड बिकम्स डायामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक. ओके, अब आ जाते हैं हम लोग इनके यूजेस के ऊपर. सबसे फर्स्ट यूजेस तो हम पहले ही देख चुके हैं कि सीजियम. ओके, सीजियम एंड पोटेशियम जो है वो इलेक्ट्रिक सेल्स यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर यूज़ होता है, यानी कि सोलर पैनल्स कह सकते हैं हम लोग. बाकी उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू होती है वो इस चीज़ शुरू होती है यहाँ से. दिस ऑरेंगुलेट कंपाउंड्स वेयर अर्लियर यूज्ड एज एंटी नॉक एडिटिव्स टू पेट्रोल्स. एंटी नॉक मतलब पेट्रोल्स की जगह यूज़ करने वाला एक लिक्विड था बट वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करता था. एंटी नॉक यानी कि अगर कभी बाइक चलाई होगी तो उसके अंदर अगर स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है तो उसके अंदर से आवाज़ आती है खट खट खट, एंड उसी को हम लोग एंटी नॉक कहते हैं कि उसके इंजन्स की जो रिपीटेशन स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है. बट नाउ डेज व्हीकल्स आर लीड फ्री पेट्रोल्स. एंटी नॉक जो होते हैं कम्प्लीटली लीड बेस्ड पेट्रोलियम होते हैं. लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज एज अ कोलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्शंस. पोटेशियम हैज़ a vital role in biological system. Potassium chloride is used as a fertilizer. Potassium hydroxide is used in manufacture of soft soap. It is also used as excellent abundance of carbon dioxide. Cesium is used in preserving photoelectric cell. So
आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली मेटल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो।